जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरी रात, चारों ओर बिल्कुल खामोशी, और अचानक खोल वाद्य यंत्र की एक गूंजती हुई थाप से पूरा माहौल जाग उठता है। सामने आग का एक चमकता हुआ मेहराब है और पूरा गांव अपनी सांसें थामे बैठा है। ये कोई आम नाटक नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो सीधा 500 साल पीछे ले जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम असम की एक ऐसी ऐतिहासिक कला के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। इस कला का नाम है भावना। यह असम की एक बेहद समृद्ध 500 साल पुरानी नाट्य परंपरा है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? महान दूरदर्शी श्रीमंत शंकरदेव ने इस रंगमंच का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं किया था। उन्होंने इस कला को समाज सुधार और आध्यात्मिक शिक्षा के एक मास्टर क्लास के रूप में गढ़ा। ये बिखरे हुए समुदायों को एक सूत्र में बांधने का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से, फिर चलेंगे बैक स्टेज यानी मंच की तैयारी देखने। उसके बाद इसके संगीत और प्रतीकों को समझेंगे, इसके मुख्य किरदार सूत्रधार से मिलेंगे और आखिर में इसकी कला और विरासत पर चर्चा करेंगे। तो सीधे चलते हैं 15वीं सदी में, जहां से असम के इस ऐतिहासिक रंगमंच की शुरुआत हुई। चिन्ह यात्रा से लेकर अंकिया नाट तक का सफर। देखिए, 15वीं सदी से पहले ही असम में ओजापाली और पुतला नाच जैसी स्थानीय कलाएं काफी मशहूर थी। लेकिन फिर 1468 में कुछ बड़ा हुआ। चिन्ह यात्रा नाम का एक युगांतरकारी नाटक मंच पर आया। शंकरदेव ने इन्हीं लोकल कलाओं को संस्कृत नाटक के तत्वों के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नई शैली बना दी, जिसे आगे चलकर अंकिया नाट कहा गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सब महान अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के आने से लगभग 100 साल पहले हो रहा था। हैरत अंगेज है ना? इस ऐतिहासिक पल की भव्यता की थोड़ी और कल्पना करते हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र, जी हां, महज 19 साल। इस उम्र में शंकरदेव ने पेड़ की छाल से बने कागज यानी तुलापात पर अपने हाथों से 7 स्वर्गों का चित्र बनाया। उन्होंने लोकल कुम्हारों के साथ मिलकर मिट्टी के खोल ब्रह्म का आविष्कार किया और लगातार 7 दिन और 7 रात चलने वाले एक शानदार नाटक का निर्देशन किया। ये सच में रचनात्मकता की एक कमाल की उड़ान थी। अब इसके दूसरे पड़ाव पर आते हैं, पवित्र मंच की तैयारी। चलिए देखते हैं गांव का नामघर कैसे इसके लिए तैयार होता है। ये सारी तैयारी नामघर में होती है। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये समाज का प्रार्थना कक्ष और एक सक्रिय रंगमंच दोनों है। असल में ये असम के लगभग हर गांव का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिल है, जो सबको एक साथ जोड़कर रखता है। भावना इसी नामघर में जान डाल देता है और बदले में नामघर भावना को एक पवित्र मंच देता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब गांव में भावना करने का तय होता है तो एक अलग ही उत्सव शुरू हो जाता है। सबसे पहले नाट मेला होता है, जहां स्क्रिप्ट चुनकर उसे सुंदर लिखावट में उतारा जाता है। फिर मंच पर लकड़ी का सिंहासन बनता है और रोज शाम रिहर्सल होती है। और सबसे कमाल का हिस्सा है गंधोत्सव। नाटक से ठीक एक रात पहले पूरा गांव उपवास रखता है, साफ सफाई करता है और मन से खुद को इस मुख्य प्रदर्शन के लिए शुद्ध करता है। ये पूरी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। और इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत और प्रतीकात्मक प्रकाश की तरफ। अब वक्त है पर्दा उठने का। नाटक की शुरुआत जिस दृश्य से होती है वो बहुत ही प्रभावशाली है, गायन बायन। सोचकर देखिए, पूरे सफेद कपड़ों और खास पगड़ी में जब गायकों और ड्रमरों का यह समूह नामघर में एंट्री लेता है तो माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। उनकी लय और पवित्र खोल की थाप पूरे नाटक की एक ऐसी नींव रखती है जो दर्शकों को पूरी तरह से बांध लेती है और एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उसके बाद मंच पर अग्निगढ़ लाया जाता है, एक लकड़ी का मेहराब जिसमें ठीक 9 दिए जल रहे होते हैं। ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये संख्या 9 बेहद खास है। ये नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। इसे भक्ति प्रदीप भी कहते हैं, जो अज्ञान के अंधेरे को चीरता हुआ ज्ञान का उजाला फैलाने का काम करता है। शुरुआत में जब गायन बायन मंच पर आते हैं तो 2 लोग एक बिल्कुल सफेद पर्दा पकड़कर खड़े होते हैं। ये पर्दा दरअसल माया या दुनियावी भ्रम का प्रतीक है। और जब नाटक शुरू होने पर यह पर्दा उठता है तो ये इस बात का भौतिक और दार्शनिक प्रतीक है कि कैसे इंसान मोह माया के इस पर्दे को हटाकर सच्चे ईश्वरीय सत्य तक पहुंचता है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही रूहानी होता है। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे हिस्से पर। चलिए मिलते हैं इस मंच के मास्टर यानी सूत्रधार से। तो मिलिए सूत्रधार से।
ये कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। सूत्रधार पूरे भावना की धुरी है। वो एक ही वक्त में एंकर, डायरेक्टर, एक्टर और एक बेहतरीन डांसर भी होता है। शुरुआती प्रार्थना से लेकर किरदारों को मिलवाने, कहानी की कड़ियां जोड़ने और आखिर में नाटक का समापन करने तक वो दर्शकों की उंगली पकड़कर इस पूरे सफर में उनका बड़ी सहजता से मार्गदर्शन करता है। सूत्रधार का एक सबसे बड़ा हथियार है उसकी भाषा, जिसे ब्रजावली कहते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे पुरानी असमिया और मैथिली को मिलाकर खास तौर पर बनाया गया था। ये शंकरदेव का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? ताकि उस दौर के अनपढ़ आम लोगों को भी इतनी गहरी और जटिल आध्यात्मिक कहानियां आसानी से समझ में आ सकें। एक तरह से ये मास एजुकेशन यानी जन शिक्षा का सदियों पुराना बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में आते हैं मुख्य मुद्दे पर, इस रंगमंच की दृश्यकला, इसके मुखौटे और वो विरासत जो आज भी जिंदा है। भावना का असली विजुअल चार्म इसके मुखौटों और श्रृंगार में छिपा है। पुराने दौर में इसके लिए हेंगुल और हायताल जैसे प्राकृतिक रंगों, सफ़ेद रंग के लिए पिसे हुए चावल का आटा और प्राकृतिक गेरू मिट्टी का इस्तेमाल होता था। आज भले ही बाजार वाले पेंट और अभ्रक का यूज होता हो, लेकिन बनावट की वो जान और वो बारीकी आज भी वही है। इन प्राकृतिक रंगों और कलाकारों की मेहनत ने ही पौराणिक किरदारों में सदियों तक जान फूकी है। तो इस पूरे 500 साल के लंबे सफर का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? भावना सिर्फ नाच गाना या एक्टिंग नहीं है, यह समाज को एकजुट करने का एक जबरदस्त टूल रहा है। जब गांव का हर इंसान, चाहे वो किसी भी जनजाति या कबीले का हो, एक साथ मिलकर मेहनत करता है तो उनके बीच की सारी दूरियां और दीवारें मिट जाती हैं। एक ही सांस्कृतिक छत के नीचे सभी का आध्यात्मिक और सामाजिक विकास होता है। और यही बात सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज के वक्त में कितने ऐसे आधुनिक कला रूप हैं जो डंके की चोट पर यह दावा कर सकें कि वो अकेले ही पूरे के पूरे समुदायों को इस तरह जोड़े रख सकते हैं? भावना की यही सबसे बड़ी जीवित विरासत है, लोगों को एक साथ लाने की इसकी अडिग शक्ति। शंकरदेव द्वारा बोया गया वो रचनात्मक बीज आज भी असम को दिशा दे रहा है। हमेशा की तरह इस विरासत पर विचार करते रहें